हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे 25 ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स पे। तो आज पहले हम देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या टॉपिक पर डिस्कस करना है। बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आज का इम्पॉर्टेंट डे। जो भी आज हमारा इम्पॉर्टेंट डे है वो देखेंगे, उसकी थीम देखेंगे। इसके बाद हमें बात करनी है पर्सन इन न्यूज़। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है आज न्यूज़ पे, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देन हम बात करेंगे नेशनल न्यूज़ पे, नेशनल न्यूज़ एंड गवर्नमेंट स्कीम पे। फिर हमें यहाँ पर आज कुछ एग्रीमेंट एंड एमओयू देखना है। फिर एक दो हमें बैंकिंग की न्यूज़ भी देखनी है। उसके बाद हम इंटरनेशनल न्यूज़ पे बात करेंगे। इंटरनेशनल न्यूज़ के बाद बहुत सारे एमसीक्यू हैं और कुछ ऐसे एमसीक्यू हैं जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जहाँ से आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है, वो हम देखेंगे। और लास्ट में होगा एक आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आई थिंक टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपके क्लियर है। अब यहाँ पे पर्सन इन न्यूज़ में एक पर्सन आपको देखने को मिलेंगी जिनको हमने शॉर्ट में डिस्कस किया है, पद्म अवार्डी। एक्चुअली रिसेंटली आपको पता है ना कि पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जबकि पद्म अवार्ड को अनाउंस कब किया जाता है? तो 26 ऑफ जनवरी, मतलब हमारे रिपब्लिक डे की जो इवनिंग होती है, तब अनाउंसमेंट होता है हमारे पद्म अवार्ड का। तो कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं, कितने पद्म भूषण है, विभूषण अवार्ड है, पद्मश्री है, कितने पर्सन है जो कि वीमेन है जिनको अवार्ड दिए गए हैं, या कितने ऐसे पर्सन है जिनको आफ्टर डेथ अवार्ड दिया गया है, कितने स्पोर्ट पर्सन है, कितने एनआरआई पर्सन है जिनको अवार्ड दिया गया है, और काफी कुछ। तो ये इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आज आपको आ जाएगा 12 बजे। तो 12 बजे आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपके पद्म अवार्ड से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे विद एमसीक्यू। ठीक है, अभी हम केवल शॉर्ट में केवल एक ही पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए आप पूजा जैन CA 247, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फर्दर कोई डाउट रहता है करेंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, डन। इसके अलावा PYQ सीरीज चल रही है, और हिस्ट्री के हमने ऑलमोस्ट 2 साल के CGL के और CPO के क्वेश्चन एंड JEE के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं हिस्ट्री में। और अब हम बात कर रहे हैं साइंस के बारे में। तो आप साइंस का वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपको आइडिया होगा कि कैसे टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके है, स्टार्ट कर लें। तो आज है 25 अप्रैल और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। सो वर्ल्ड मलेरिया डे 25 ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। एक्चुअली ना 2001 में अफ्रीकन कंट्रीज के जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था बेसिकली कि हम 2001 में अफ्रीका मलेरिया डे मनाएंगे, क्योंकि अफ्रीका में आपको पता है मलेरिया का बर्डन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो मलेरिया के केसेस हैं वो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2008 में क्या हुआ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक 60th नंबर का सेशन हुआ, और वहां पे डिसाइड किया गया, रिनेमिंग की गई बेसिकली, अफ्रीका मलेरिया डे को हमने कन्वर्ट कर दिया वर्ल्ड मलेरिया डे में। तो 25 अप्रैल को हम वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं। और मलेरिया जो डिसीज होती है वो प्रोटोजोआ के कारण होने वाली डिसीज है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाली डिसीज है जिसका कैरियर कौन होता है? फीमेल एनेफिलीज मॉस्किटो इसकी कैरियर होती है, जो प्रोटोजोआ को हम तक लाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम क्या है? एक्सलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर द मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ये इस साल यहाँ पर थीम है। अब मलेरिया हो गया, चलो अब वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो लास्ट वीक होता है अप्रैल मंथ का, मतलब 24 ऑफ अप्रैल टू 30 ऑफ अप्रैल वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। इसका मकसद है कि वैक्सीनेशन फैसिलिटी हर एक व्यक्ति तक पहुंचे पूरे वर्ल्ड में। तो ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ये इस साल आपको थीम देखने को मिलेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। आप सभी लोगों को ऑस्कर अवार्ड्स तो पता ही होंगे, लेकिन आपको पता है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स का ऑस्कर अवार्ड हम बेसिकली कहते हैं लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड को। ये जो सेरेमनी है ये मैड्रिड स्पेन में हुई थी। और यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम है जो नहीं भूलने, आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं आपके पेपर में, बहुत ज्यादा चांसेस है। पहले पर्सन है नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच आप सभी को पता है वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, और इन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, वो भी 5th टाइम। इसके पहले इन्हें ये अवार्ड 2012, 2015, 2016 और 2019 में दिया जा चुका है। ठीक है, अगली जो पर्सन है उनका नाम है एटना बोनामती। ये है एटना बोनामती, जो कि एक फुटबॉलर है, बार्सिलोना और स्पेन से खेलती हैं, और इन्हें वीमेन कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। आप देखेंगे एटना बोनामती, अ बार्सिलोना एंड स्पेन फुटबॉल स्टार,
मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट फुटबॉलर टू विन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये पहली फुटबॉलर है, तो आपको पता है कोई भी चीज जो पहली बार होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। तो दो नाम आपको याद हो गए, नोवाक जोकोविच का और वोनमती का। अब अगला जो नाम आपको नहीं भूलना है वो मैं बताती हूँ, टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। तो स्पेन की जो वीमेन्स फुटबॉल टीम है उसे टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड विद डिसेबिलिटी कैटेगरी ये ग्रूट को दिया गया है, डी ग्रूट। ठीक है, इसके अलावा दो और अवार्ड है। कम बैक ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसे दिया गया है, साइमन बाइल्स को दिया गया है जो कि जिम्नास्ट है। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है, तो जूड बेलिंगहम को दिया है जो कि एक फुटबॉलर है। तो ऊपर के दो नाम और नीचे के दो नाम ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, इनकी कैटेगरी किस फील्ड से एसोसिएटेड है ये सब आपको याद होना है। अब इन अवार्ड्स की बात करते हैं तो ये एनुअल अवार्ड है, मतलब एवरी ईयर दिए जाते हैं। सिंस 2000 में इन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। इन्हें ऑस्कर्स ऑफ स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। क्या कोई ऐसे इंडियन पर्सन है जिन्हें अवार्ड दिया गया, आंसर है यस। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर ये फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट पर्सन है जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, और थर्ड इंडियन है यहाँ पे, थर्ड इंडियन आफ्टर विनेश फोगाट एंड सचिन तेंदुलकर जिन्हें नॉमिनेट किया गया था लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में। तो विनेश फोगाट को नॉमिनेट किया जा चुका है, सचिन तेंदुलकर को अवार्ड मिल चुका है, और नीरज चोपड़ा जी को भी नॉमिनेट किया जा चुका है। अब अगली जो पर्सन है इनके सामने लिख रही हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, किसी ना किसी सेट में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जब मनिका बत्रा से क्वेश्चन आपने देखा है कई बार अलग अलग सेट में अलग अलग पेपर में मनिका बत्रा का नाम डेफिनेटली पूछा गया है। मनिका बत्रा कौन है, तो ये इंडिया की नंबर वन टेबल टेनिस प्लेयर रही है। तो ये टेबल टेनिस प्लेयर है मनिका बत्रा, और इंडिया की नंबर वन थी लेकिन अब नहीं है। अब इनको ओवरटेक किसने कर लिया, तो इनको ओवरटेक किया है सीरजा अकूला। तो सीरजा अकूला अब इंडिया की नंबर वन टेबल टेनिस प्लेयर बन गई हैं, और इन्होंने मनिका बत्रा को ओवरटेक किया है। अगर इनकी वर्ल्ड रैंकिंग देखेंगे तो वर्ल्ड में 38 पोजीशन पे है, वहीं मनिका बत्रा वर्ल्ड में 39 पोजीशन पे है। तो ये हमने फीमेल कैटेगरी में इंडिया नंबर वन टेबल टेनिस प्लेयर देख लिया। अगर हम मेल कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल कैटेगरी में इंडिया के नंबर वन टेबल टेनिस प्लेयर कौन है, तो शरथ कमल। तो शरथ कमल का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग 37 नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम साथियान गनशेखरन के बारे में बात करते हैं तो इनकी रैंकिंग 60th पोजीशन में है। अगर हम मेंस डबल की बात करते हैं तो मेंस डबल में आपको एक पेयर देखने को मिलेगा, मानव ठक्कर और मनुष शाह का। इनकी वर्ल्ड रैंकिंग आप देखेंगे 12th नंबर पे है मेंस डबल में, और इंडिया में मेंस डबल में फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएंगे। चलिए अगली पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, नाम है प्राची यादव। ठीक है, प्राची यादव मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और इनका रिलेशन पैरा कैनोइंग से है। ठीक है, और इन्होंने रिसेंटली 2 गोल्ड मेडल जीते हैं अलग अलग कैटेगरी में, एसीसी पैरा कैनोइंग एशियन चैंपियनशिप में। तो पैरा कैनोइंग एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल किसने जीते हैं, प्राची यादव ने जीते हैं। और ये टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है, टोक्यो जापान में आप देखेंगे ये टूर्नामेंट हो रहा है। 2024 के लिए इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब एक और प्लेयर है, क्रिकेटर है, जिनका नाम हम देख सकते हैं, नाम है युजवेंद्र चहल, और ये पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 200 विकेट्स लिए हैं आईपीएल में। ठीक है, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली पर्सन है जिनका नाम है गीता सब्रवाल। गीता सब्रवाल इंडियन है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया गीता सब्रवाल अपॉइंटेड एज अ यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया। तो यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इंडोनेशिया में यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटिनो गुटरेस, उन्होंने अपॉइंट किया है गीता सब्रवाल को। अभी यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर क्या होता है, तो यूएन डेवलपमेंट सिस्टम के हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है। बेसिकली यूएन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा उस पर्टिकुलर कंट्री में रह के, और किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के डायरेक्शन में कंट्री काम कर रहे हैं, और किस तरीके से हम 2030 तक इन टारगेट को अचीव करेंगे, इस डायरेक्शन में काम करने का काम करता है, मतलब कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये है रिजवाना चौधरी। और रिजवाना चौधरी का रिलेशन आप बोलेंगे आर्ट से है। किससे है, ये आर्ट से एसोसिएटेड है। एंड इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पद्म अवार्ड को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एनआरआई है, फॉरेनर है, मतलब ये बांग्लादेशी है। कौन है ये, बांग्लादेशी सिंगर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाम है रिजवाना चौधरी, इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है।
अगर हम बात करते हैं टोटल पद्मश्री अवार्ड्स के बारे में या पद्म अवार्ड के बारे में, तो 2024 के लिए टोटल आप देखेंगे 132 पद्म अवार्ड दिए गए हैं। पद्म अवार्ड की 3 कैटेगरी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण में आपको 5 लोग देखने को मिलेंगे, पद्म भूषण में 17 पर्सन और पद्मश्री में 110 पर्सन देखने को मिलेंगे। तो टोटल 132 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है। और अनाउंसमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी की ईव में ये अनाउंसमेंट हुआ था। अब इन टोटल पर्सन में से 30% कौन है? वीमेंस हैं, और 8% ऐसे हैं जो एनआरआई है, फॉरनर है या ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, एंड 9% ऐसे हैं जिनको पोस्टुनमस मतलब आफ्टर डेथ ये अवार्ड दिया जा रहा है। अब और क्या क्या बातें हैं, कौन से स्पोर्ट्समैन है, सारी बातें के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है और वो 12 बजे आप लोगों के लिए आएगा, तो आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। तो आपका ये पूरा टॉपिक विद एमसीक्यू रेडी हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है पद्म अवार्ड से एसएससी क्वेश्चन पूछेगा, ये बात तो तय है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये है गोवा के गवर्नर, नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, और रिसेंटली इन्होंने अपनी 221st नंबर की बुक को रिलीज किया है। ठीक है, और इनकी बुक का नाम क्या है? हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। तो बस इतना याद रख लीजिए, ये बुक किसकी है? PS श्रीधरन पिल्लई की है, जो कि गोवा के गवर्नर है। चलिए अब अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा आपको एक नाम बताती हूँ टेनिस में, वो है रोहन बोपन्ना। याद आया? रोहन बोपन्ना, जो वर्ल्ड नंबर 1 ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 डबल प्लेयर है। इनकी जो टीम मेंबर है या इनका जो पार्टनर है, उनका नाम है मैथ्यू इब्डन। और मैथ्यू इब्डन कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और ये पेयर हमेशा न्यूज में रहता है, स्पेशली रोहन बोपन्ना। वैसे ही एक और आपको टेनिस प्लेयर, टेनिस डबल का नाम याद रखना है, उनका नाम है यूकी भामरी। और यूकी भामरी ने BMW ओपन टेनिस डबल टाइटल जीत लिया है, और इनके जो पार्टनर है वो फ्रांस के एक टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है एल्बेनो ओलिवटी। ठीक है, ऑलिव वुड से आप याद रख सकते हैं, ये ऑलिव टिटी इनका नाम है। ठीक है, BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। जर्मनी में ये टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा, और ये पहले इंडियन टेनिस प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है सिंस 1899। ठीक है, ये तो डबल कैटेगरी हो गई, लेकिन आपको पता है कोई भी टेबल टेनिस टूर्नामेंट होता है या टेनिस टूर्नामेंट होता है तो उसमें सिंगल कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो जर्मनी के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है जिनका नाम क्या है? जीन लेनार्ड स्ट्रफ। इन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, अभी हमने 22 अप्रैल को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया था, जिसको हम इंटरनेशनल मदर अर्थ डे या अर्थ डे के नाम से जानते हैं। करेक्ट, डन। अब इस अर्थ डे का सेलिब्रेशन किया, किसने किया सेलिब्रेशन? CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर, जो न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, वहां पर इंडिया की लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक को अनवील किया। ये क्लाइमेट क्लॉक बताएगी पॉल्यूशन लेवल क्या है, PM लेवल हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स को ये शो करने का काम करेगी। ओके, जिससे लोगों को अवेयरनेस दिलाई जा सके अबाउट द क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे बात हो गई है CSIR के बारे में। तो CSIR का फॉर्मेशन 1942 में हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और ये जो बॉडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है, और इंडिया की लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। CSIR की जो प्रेजेंस है वो पूरे के पूरे भारत में है। आपको CSIR की 37 नेशनल लेबोरेटरीज, 39 आउटरीच सेंटर और 3 इनोवेशन सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है जो PDF में मिल जाएगी, और PDF के लिए आपको बता ही दिया है मैंने कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं बताती हूँ, कई बार जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो लेदर इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा चेन्नई में। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा देहरादून में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कहाँ पर है? गोवा में है। तो आपको याद रखना है, मैच द कॉलम में कई बार ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा, ये आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। तो PDF में आपको दे दूंगी, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैच द कॉलम में इनकी लैब्स के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी, अगर आपके कोई फ्रेंड है जो रेलवे एग्जाम, SSC एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, NDA, इसके अलावा CDS एग्जाम हो गया, स्टेट एग्जाम्स हो गए, आपका CUET एग्जाम, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ आप लिंक को शेयर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक शेयर कीजिए। और हम 1 मई से हिस्ट्री की क्लासेस, थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, डिटेल में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पे बात करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज आपको भी पता है ज़्यादा होता है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री पे बात करेंगे और उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे मीडिवल हिस्ट्री पे, जहाँ पर आपका साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का इतिहास भी कवर हो जाएगा। तो जल्दी-जल्दी हम इन सारे वीडियो को डिस्कस कर लेंगे। यूट्यूब पर होगा, फ्री में होगा, फ्री में पीडीएफ मिलेगी, तो आप इनकी लिंक भी फ्यूचर में शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आप जान लीजिए। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में लॉन्च किया गया था और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर होती है। ठीक है, इस स्कीम में क्या होता है, अगर कोई किसान है उसका क्रॉप खराब हो जाती है, क्रॉप फेलियर हो जाता है कि रेनफॉल कम हुआ या फ्लड आ गई या कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, मतलब फसल खराब हो गई, तो उस केस में यहाँ पे किसानों को क्या दिया जाता है, इंश्योरेंस दिया जाता है, एक कवर दिया जाता है, फसल बीमा दिया जाता है। अब बीमा का जो अमाउंट है, मतलब ये जो अमाउंट हो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये रेशियो कितना है, 50:50 का रेशियो है। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 50% स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन जो आपके हिली एरियाज हैं या हिली स्टेट्स हैं, उनमें ये रेशियो आपको 90:10 का मिलता है, मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है और 10% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है। मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूट स्टेट को भी गवर्न करना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टेट है जो इसमें इनरोल नहीं होते। जैसे कि अगर बात करूं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड झारखंड, ये पहले इनरोल हुए थे, लेकिन 2020 में, 2020 में इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्विट कर दिया था, एग्जिट ले लिया था। लेकिन वापस से आप देखेंगे तेलंगाना एंड झारखंड ने एंट्री ली है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात लिखी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में झारखंड एंड तेलंगाना ने वापस से इनरोल करना शुरू कर दिया और टोटल नंबर ऑफ स्टेट जो कि इस स्कीम के अंदर इनरोल्ड है उनकी संख्या 22 हो गई है, 22 हो गई है। इसलिए ये न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी तो मैंने आपको बातें बता ही दी है। नेक्स्ट है इस्कॉन। इस्कॉन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। एंड एनएसडीसी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है फॉर ट्राइबल स्किल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी या अंडर प्रिविलेज जो सेक्शन है, उनको बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है उसके लिए सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। और सर्टिफिकेशन स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। और स्पेशली जो फोकस एरियाज होंगे वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश होंगे। तो इस्कॉन का किचन तो वर्ल्ड फेमस है, आपको पता है। ठीक है, तो इस्कॉन में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये जो ट्रेनी होंगे वो 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में, तो उस महाकुंभ किचन में भी हिस्सा लेंगे ये जो ट्रेनी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए, अब इसके अलावा दो और प्रोजेक्ट की बात यहाँ पे की गई है। 2 अदर प्रोजेक्ट आर प्लान्ड फॉर डिप्लॉयमेंट। पहला इनिशिएटिव है गोवर्धन इको विलेजेस। इसके लिए कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे कि मंडला एंड बालाघाट मध्य प्रदेश में, जयपुर रूरल एरिया राजस्थान में, वहीं आप देखेंगे नंदुरबार महाराष्ट्र में। ये कुछ एरिया है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और यहाँ पर गोवर्धन इको विलेजेस को सेटअप किया जाएगा, जहाँ पे बेसिकली मेडिटेशन, योगा, इस तरीके की एक्टिविटीज होंगी। इसके अलावा सेकंड है, यहाँ पर जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है लॉजिस्टिक में या फिर रिटेल में, तो उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। तो ये दो और इनिशिएटिव लॉन्च किए जाएंगे इन फ्यूचर। नेक्स्ट न्यूज है 10 MDB jointly launched global co-financing platform। अब ये क्या बात हो गई, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टर्म समझना पड़ेगा विच इज MDB। MDB का मतलब होता है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा वर्ल्ड बैंक है या हमारा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक कहलाते हैं। ठीक है, ये मल्टी डेवलपमेंट बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन करते हैं। कोई देश है जहाँ पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो ये लोग फाइनेंस करते हैं। कहीं हमें रोड बनानी है, ब्रिज बनानी है, तो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक मदद करते हैं। तो इन्हें हम मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। कोई एक कंट्री इसकी ओनर नहीं होती, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की कोई एक कंट्री ओनर नहीं है, वर्ल्ड बैंक की कोई एक कंट्री ओनर नहीं है। कई सारे मेंबर कंट्रीज इसमें होते हैं जो कि जिनका मकसद है पॉवर्टी को, मतलब गरीबी को खत्म करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को यहाँ पे फाइनेंस करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना। ये काम होते हैं आपके मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के। तो टोटल 10 बैंक्स ने मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लोबल को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। ये लॉन्चिंग कब हुई,
जब यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग चल रही थी वॉशिंगटन डीसी में, तब इन 10 बैंक्स ने मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है ग्लोबल को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। इतनी चीजें क्लियर है। अब ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, तो बेसिकली कोई एक कंट्री है जो हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पार्ट नहीं है, या हो सकता है कि कोई कंट्री दोनों दोनों ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, या कोई कंट्री दोनों ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उसके कई सारे प्रोजेक्ट लाइन अप हैं, तो क्यों ना इनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, इनके साथ डिस्कशन करना क्या इश्यूज हैं और यहाँ पे फाइनेंसिंग करना। तो जो भी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंसिंग करने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया है, टू ट्रांसफॉर्म द डेवलपमेंट फाइनेंस लैंडस्केप, पोटेंशियली अनलॉकिंग सब्सटेंशियल एडिशनल फाइनेंसिंग। इसके दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट है को फाइनेंसिंग पोर्टल और इसको होस्ट करेगा वर्ल्ड बैंक। इसमें क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे जो को फाइनेंसर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट जो भी पाइपलाइन है उनको फाइनेंसिंग की जाएगी। सेकंड प्लेटफॉर्म होगा को फाइनेंसिंग फोरम, जिसमें जो भी आपका डिस्कशन करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कॉमन इश्यूज हैं कंट्रीज के बीच में, उनको रिजोल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब वो 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक कौन से हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो आप यहाँ पर एक लिस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से बैंक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन से बैंक हैं कौन से नहीं है, तो एक बार आप इस लिस्ट को गो थ्रू कर लीजिएगा। डन इतनी चीजें। चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस के बारे में। तो रिसेंटली 22 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इंडिया भी वन ऑफ द मेंबर है। इंडिया ने भी वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल को 1924 में ज्वाइन किया था। ये मीटिंग कहाँ हुई, नीदरलैंड में हुई। होस्ट किसने किया, तो इस मीटिंग को वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने होस्ट किया। इसकी थीम क्या थी, रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ये इस साल यहाँ पर थीम थी। तो इंडिया ने भी अपने जो नए इनोवेशन टेक्नोलॉजीज हैं, पावर जनरेशन प्रैक्टिसेस हैं, वो यहाँ पे शो की। अभी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। इसका काम क्या है कि किस तरीके से हम पावर सप्लाई यूज मतलब एनर्जी को हम पोटेंशियली यूज कर सकते हैं, सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं, और किस तरीके से हर एक व्यक्ति को यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। तो प्रमोट द सस्टेनेबल यूज एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। इस काउंसिल का फॉर्मेशन 1923 में हुआ था और इस साल ये जो समिट हुई है, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेंचुरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 3000 से ज्यादा आपको मेंबर देखने को मिलेंगे और इंडिया भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर की कैटेगरी में शामिल होता है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। रेजर पे लॉन्च यूपीआई स्विच विद एयरटेल पेमेंट बैंक। यहाँ पर देखिएगा, आपको पता है कि एवरी सेकेंड हर कहीं यूपीआई कितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है। डिजिटल ट्रांजेक्शन में यूपीआई ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा है, काफी बर्डन भी है, हमें यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी है। तो यहाँ पर देखेंगे फिनटेक यूनिकॉर्न कंपनी है जिसका नाम है रेजर पे, और इन्होंने अपना एक यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम यूपीआई स्विच है विद एयरटेल पेमेंट बैंक। इनका टारगेट है कि जो ट्रांजेक्शन स्पीड है उसको 4 to 5% फास्ट करें और एवरी सेकेंड 10,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन को कंडक्ट करें। मतलब जो बिजनेसमैन हैं उनको 5x स्पीड में बेसिकली एक्सेस कर सके वो यूपीआई ट्रांजेक्शन, इसलिए यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है। बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड इनोवेशन है ये। किसने तैयार किया है, तो रेजर पे ने यहाँ पे टाई अप किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। तो नेम्ड यूपीआई स्विच, दिस प्रोडक्ट विच इज डेवलप इन एसोसिएशन विद एयरटेल पेमेंट बैंक will be cloud based and it designed to enhance success rate by the 4 to 5% and can manage up to 10,000 transaction per second। क्लियर, जिससे यहाँ पे 5x स्पीड में ट्रांजेक्शन्स हो सके। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक न्यू वैक्सीन, ओरल वैक्सीन बेसिकली न्यूज में है, डब्ल्यूएचओ ने जिसे अप्रूवल दिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या नाम है, यूवी शॉल एस। ये एक नई ओरल वैक्सीन है, किसके लिए है, कॉलरा मतलब हैजा के लिए वैक्सीन है। और हैजा जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक डिसीज है। इसके लिए इस ओरल वैक्सीन को अप्रूवल दिया है रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने। बस इतनी ही बात आप याद रख लीजिएगा बस। नेक्स्ट है, यूके पार्लियामेंट पास्ड अ बिल टू सेंड रिफ्यूजी टू रवांडा। देखिएगा, रवांडा जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे यहाँ पे एक कंट्री देखने को मिलेगी जिसकी कैपिटल किगाली है। यहाँ से वोट के जरिए काफी सारे लोग क्या है, वोट के जरिए यूके में एंट्री करते हैं। वोट के जरिए कहाँ, यूके में एंट्री करते हैं और यूके के अंदर आके पहुंच के एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं असाइलम के लिए। अभी असाइलम क्या होता है, तो जब किसी दूसरी कंट्री से माइग्रेट होकर कंट्री में लोग आते हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्शन देती है और उस गवर्नमेंट प्रोटेक्शन को ही असाइलम
कहा जाता है। तो असाइलम की मांग करते हैं और वहां पे जाके रहना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इलीगल प्रैक्टिस है लगातार बढ़ते जा रही है और यूके गवर्नमेंट इस इलीगल प्रैक्टिस को डिस्करेज करना चाहती है, कम करना चाहती है। इसलिए यूके गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है। तो यूनाइटेड किंगडम हैज अप्रूव्ड न्यू लेजिस्लेशन कॉल्ड द सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल। ठीक है, जो कि अलाउ करती है, विच विल अलाउ द गवर्नमेंट टू सेंड सम असाइलम सीकर्स टू रवांडा बैक। रवांडा इनको वापस भेज दिया जाए, जिससे डिस्करेज कर सके जो माइग्रेंट हो रहे हैं और बार बार ये यूके में एंट्री करते हैं। बेसिकली पहली बार इस प्रपोजल को यूके के उस समय प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे, तब इन्होंने 2022 में इस प्रपोजल को लेकर आए थे। डन। चलिए नेक्स्ट है, रिलायंस जियो इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन द डेटा ट्रैफिक। चाइना को ओवरटेक कर लिया है रिलायंस ने। इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर कौन है? रिलायंस ही है, रिलायंस जियो है। और अब वर्ल्ड में भी इसका दबदबा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर डेटा ट्रैफिक के मामले में कौन हो गया? रिलायंस हो गया। चाइना को इसने ओवरटेक किया है। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की थी किसने? ग्लोबल एनालिटिक्स फर्म टी इफिशिएंट ने, और उसमें इस डेटा को रिवील किया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं एंग्लो मणिपुरी वॉर। एंग्लो मणिपुरी वॉर कब हुई थी? 1861 में हुई थी। ठीक है, और उसमें काफी सारे लोगों ने, मणिपुर के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, काफी सारे लोग शहीद भी हुए थे। तो अपने उन ब्रेव सोल्जर्स को रिमेम्बर करने के लिए मणिपुर मणिपुर एवरी ईयर 23 कोंगजोम डे सेलिब्रेट करता है। तो कोंगजोम डे कौन सेलिब्रेट करता है? मणिपुर गवर्नमेंट करती है। क्यों याद करती है? तो यहाँ पे अपने फाइटर्स को ट्रिब्यूट करने के लिए, जिन्होंने एंग्लो मणिपुरी वॉर में 1891 में पार्टिसिपेट किया था। डन। चलिए अब बात करेंगे कुछ एमसीक्यू के बारे में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आपको पता होंगे, जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। कुछ न्यू क्वेश्चंस भी होंगे जिनको आज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग सभी लोग देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने कल ही इस करंट अफेयर्स को आपके साथ पढ़ाया था। आंसर देने से क्या होता है? रिवीजन होता है, रिकॉल कर पाते हो आप चीजों को, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ये रिवीजन बहुत काम आता है। In which country has been first Hindi radio broadcast started to strengthen the tie between the two nations? तो हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट पहली बार कहाँ स्टार्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा कुवैत में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रॉयल स्पोर्ट ग्रुप owned IPL franchisee Rajasthan Royals has inaugurated their first ever cricket academy in which city of the Rajasthan? तो राजस्थान रॉयल्स ने अपना पहला क्रिकेट एकेडमी लॉन्च किया है राजस्थान के जयपुर शहर में। कहाँ पर? जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा है। ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिव्या कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा आपको देखने को मिलेंगे, और गवर्नर है कलराज मिश्र राजस्थान के। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि जो फर्स्ट होता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। ओपन एआई हैज हायर्ड ब्लैंक इट्स फर्स्ट ऑफिशियल इन इंडिया इन ऑर्डर टू हैंडल गवर्नमेंट रिलेशन। तो ओपन एआई ने अपना पहला ऑफिसर इंडिया में अपॉइंट किया है, जिससे इंडिया की गवर्नमेंट के साथ रिलेशन बना सके और जो भी गवर्नमेंट की इश्यूज है उनको सॉल्व किया जा सके। सो आंसर इज प्रज्ञा मिश्रा। नेक्स्ट है, रिसेंटली KISS मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है रतन टाटा जी को। ये 2021 का अवार्ड है, जो कि 2024 में दिया गया है। राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो पैलेस्टीन के एक फोटोग्राफर है, जिनके बारे में कल हमने डिस्कस किया था, नाम है मोहम्मद सालिम। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए इसका आंसर आप देंगे VASA-1। ये क्या है? एक AI मॉडल है जो कि फेस को एक फेशियल एक्सप्रेशन के साथ लिविंग पिक्चर में कन्वर्ट कर सकता है। तो बताइए उसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट है। डन। चलिए बात करते हैं एक स्टैटिक क्वेश्चन के बारे में, जो कि करंट अफेयर से लिंक है। हम बात कर रहे हैं टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर अभी रिसेंटली बटरफ्लाई आइडेंटिफाई की गई है। कहां पर है? आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये जो रेयर बटरफ्लाई है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में इसे आइडेंटिफाई किया गया है। कहाँ पर? टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि आपको सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। ये जो बटरफ्लाई है, इसका नाम क्या है? नेफ्टीज फिलियरा। ये आपको इसका नाम देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट लॉन्च की है? तो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि कौन सा देश है जिसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा, तो हमने देखा था USA का है। इंडिया 4th नंबर पे था मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में, और ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? तो आंसर है सिप्री ने।
मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जिसका हेड ऑफिस आपको स्टॉकहोम स्वीडन में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गोल्डन ट्रेवली, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, बिलोंग टू द विच स्पीसीज। तो यहाँ पर देखिएगा, हम अपना ब्लू इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं, हम अपना जो मरीन एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमने लैब में ग्रो की है एक फिश, और उसी फिश का नाम क्या है, गोल्डन ट्रेवली है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डन इतनी चीजें। तो सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने ये अचीव किया है, और एक मरीन फिश जिसका नाम है गोल्डन ट्रेवली, इसको तैयार किया है, जिससे हम अपना सी फूड प्रोडक्शन मार्केट को इंक्रीज कर सकें। ओशियन डिकेट कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पर हुई? तो रिसेंटली ये कॉन्फ्रेंस हुई है बार्सिलोना, स्पेन में। कल ही हमने इस न्यूज को भी डिस्कस किया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर आपको एक ग्लेशियर लेक दिख रही है, और लगातार ये लेक आप देखेंगे 1971 से लेकिन 2011 और अब 2024 में ये लेक लगातार इंक्रीज हो रही है, ग्लेशियर लेक, जो कि खतरे का विषय है, क्योंकि जब यहाँ पर एवलांच होगा या ये बस्ट होगा, तो आप देखेंगे नीचे का जो एरिया है उसमें काफी ज्यादा फ्लड आने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो यहाँ पूछा गया है आपका, जेपैंग जेपैंग गाथ ग्लेशियर लेक कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, और इसरो ने अपने सैटेलाइट इमेजेस की मदद से पता लगाया है कि लास्ट 40 इयर्स में इसका जो साइज है ना लेक का, वो 178% एक्सपांड हो चुका है। ठीक है, एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में ये पूछा गया है कि रिसेंटली नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने किस कंट्री के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है डिफेंस इनोवेशन के लिए? जर्मनी, फ्रांस, यूएसए या जापान? जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारे करंट अफेयर्स को हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 12 बजे हम पद्म अवार्ड को डिस्कस करेंगे, तो जुड़ना नहीं भूलेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।